Hello friends, Parveen Jangda classes welcomes you once again. In today's lecture, I am going to teach you the next or the seventh concept of subject verb agreements. तो सेवंथ कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे दोस्तों कि जब दो नाउन या किसी प्रेपोजिशन से जुड़े, किसी प्रेपोजिशन से जुड़े, या आप कह सकते हो एज वेल एज से जुड़े। एज वेल एज है, इसका भी मीनिंग होता है बिसाइड्स या इन एडिशन टू। तो ये भी प्रेपोजिशन की तरह मीनिंग कन्वे करता है। ये कंजक्शन भी है दोस्तों, एक प्रेपोजिशन भी है। प्रेपोजिशन से जुड़े, एज वेल एज से जुड़े, विद से जुड़े, अलोंग विद से जुड़े, टुगेदर विद से जुड़े, या बट से जुड़े। जब बट मीनिंग कन्वे करे एक्सेप्ट का, किसका मीनिंग कन्वे करे? एक्सेप्ट का। देखिए दोस्तों, जब बट है दो क्लोज को जोड़ता है तो बट जो है वहां कंजंक्शन होता है। क्या होता है? कंजंक्शन होता है। लेकिन जब बट है एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन और प्रोनाउन से जोड़े, क्लोज को ना जोड़े, तो वहां जो बट है एक प्रेपोजिशन होता है जिसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट। जैसे कि नथिंग बट में है, नथिंग बट, तो देखो यहां पर कोई क्लोज नहीं है, ये सिर्फ नथिंग प्रोनाउन को जोड़ रहा है। एनीथिंग बट है, इसमें भी बट का मीनिंग जो है वो है एक्सेप्ट। तो दोस्तों, जब दो नाउन या प्रोनाउन की, एक तो पहले होगी इन वर्ड से और एक कहां होगी? बाद में होगी इनके, कि जब दो नाउन या प्रोनाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़े, एज वेल एज से जुड़े, विद से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, बट से, नथिंग बट से, एनीथिंग बट से, या फिर एक्सेप्ट से जुड़े, या फिर बिसाइड्स से जुड़े। बिसाइड्स और एक्सेप्ट भी प्रेपोजिशन है दोनों। या फिर किससे जुड़े? लाइक से जुड़े। लाइक दोस्तों एक प्रेपोजिशन भी है, वर्ब भी है। लाइक का अर्थ तरह, तो तरह या समान जब इसका अर्थ हो तो उसका वहां पर जो ये पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में प्रेपोजिशन होती है। लेकिन जब लाइक का अर्थ पसंद करना हो तब ये एक वर्ब के रूप में होती है। जैसे ही लाइक मी, वह मेरी तरह, ही लाइक्स मी, मैं उसकी तरह। तो देखो यहां पर इसको कैसे पढ़ोगे? ही लाइक मी, ही लाइक मी, इसका मतलब मेरी तरह वह, मेरी तरह वह, मेरे समान वह। अगर ये वर्ब होती यहां तो इसको हम लिखते लाइक्स, क्योंकि ही सिंगुलर है तो एसओडीएस लगता, या सेकंड फॉर्म तो लाइक लिखते, ईडी लगाते यहां पर। तो दोस्तों यहां पर यह प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन है। तो दोस्तों देखिए, लाइक एक प्रेपोजिशन भी है, वर्ब भी है। तो लाइक से हो, अनलाइक से हो, इंक्लूडिंग से हो, एक्सक्लूडिंग से हो, एक्सक्लूडिंग से हो, गवर्न बाय से हो, कंट्रोल्ड बाय से हो। तो देखो दोस्तों, इनको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, इन सभी में जो है प्रेपोजिशन है। देखो ये प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन, 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 प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन, 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 सब में प्रेपोजिशन है। तो आप इस रूल को अलग ना ले, इसका अगर हम बिल्कुल इजीली इसको समझे तो यही है कि जब दो नाउन और दो प्रोनाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़े तो ये सभी जो वर्ड्स है ये प्रेपोजिशन है। और आपको दोस्तों पता है कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन तो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, तो ये तो इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट का काम करेंगे, सेंटेंस के सब्जेक्ट कहलाएंगे। यहां पर फर्स्ट जो नाउन और प्रोनाउन आएगा, इन प्रेपोजिशन से पहले जो नाउन और प्रोनाउन आएगा वो रिमेनिंग जो नाउन प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में होंगे। और यदि ये सब्जेक्ट आपके सिमिलर है तो वर्ब भी सिमिलर यूज होगी,
और यदि ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। अगर ये नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर ये नाउन और प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। आप और लिख सकते हो इसमें नो लेस देन, नो लेस देन। काफी वर्ड्स है दोस्तों, आपको बेसिकली सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब दो नाउन या प्रोनाउन किसी प्रेपोजिशन से जुड़े, है ना, मोस्ट प्रेपोजिशन जो है मैंने लिखवा दी, जो कि बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, कि एज वेल एज से जुड़ती है, विद से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, बट से, नथिंग बट से, एनीथिंग बट से, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, गवर्न्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय, नो लेस देन, एटसेट्रा। तो ये सभी से जब जुड़े तो बाद वाला जो नाउन प्रोनाउन है ये तो ऑब्जेक्ट बनेगा और ये बनेगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जैसा होगा वैसे ही वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। और दोस्तों आपको पता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो प्रोनाउन भी है, यहां पर जो सब्जेक्ट के रूप में जो नाउन और प्रोनाउन है उसके पॉजेसिव केस ही, उसके संबंध कारक ही कहां यूज होंगे, आगे सेंटेंस में यूज होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। तो प्रोनाउन भी जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। अगर ये सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज होगा, और यदि ये प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल यूज होगा। तो आइए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट 7 को समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो दोस्तों फर्स्ट एग्जांपल है, यू एज वेल एज पियोन ऑफ दिस स्कूल हैज गॉन ऑन दी लॉन्ग हॉलीडेज। तो देखिए दोस्तों, ये यू आपका सब्जेक्ट और पियोन है, ये दो, यू आपका सब्जेक्ट और जो पियोन है ये किससे जुड़े हैं, एज वेल एज से। तो दोस्तों एज वेल एज जो है एक कंजंक्शन है जो कि एक प्रेपोजिशन भी है। अगर ये प्रेपोजिशन के रूप में होता है तो इसका मीनिंग होता है बिसाइड्स। तो दोस्तों ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये इसका क्या है भाई, सब्जेक्ट है। अगर दोस्तों ये इसका सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट यू प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे यूज होनी चाहिए, प्लूरल यूज होनी चाहिए। लेकिन आगे देखते हैं कि यू सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वो फिर से प्रेपोजिशन आ गया, तो फिर से देखना पड़ेगा कि रियल में यू सब्जेक्ट है या फिर हो सकता है दिस स्कूल सब्जेक्ट हो। तो हम देखेंगे दोस्तों एज वेल एज का ऑब्जेक्ट पियोन बना, फिर से प्रेपोजिशन आ गई तो इसका मतलब दिस स्कूल इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना। अब ये वर्ब आ गई भाई। तो आपको पता है दोस्तों वर्ब का प्रयोग किसी न किसी सब्जेक्ट के अनुसार हुआ होगा। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये भी ऑब्जेक्ट बन गया। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है, रियल में ही यू आपका सब्जेक्ट है। तो यू आपका सब्जेक्ट है तो प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग भी प्लूरल होगा, तो यहां यूज होगा हैव। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नथिंग बट ट्री और ट्रीज वॉज वर देयर। तो देखिए दोस्तों नथिंग बट में मैंने आपको बताया कि जो ये बट है ये किसका मीनिंग कन्वे करता है, एक्सेप्ट का। आप बट को रिप्लेस कर सकते हो एक्सेप्ट से। तो देखिए दोस्तों जिस प्रकार से एज वेल एज के इधर कोई नाउन या प्रोनाउन हो, इधर कोई नाउन प्रोनाउन, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी हो सकती है। यू भी हो सकता है, ही एज वेल एज पीएन हो सकता है, यू एज वेल एज पीएन हो सकता है। इसी प्रकार से नथिंग बट के अंदर भी जो इधर जो नाउन है वो सिंगुलर भी यूज हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। तो इसका मतलब ट्री भी सही है, ट्रीज भी सही है। पेड़ को छोड़कर भी कह सकते हो, पेड़ों को छोड़कर भी कह सकते हो, कुछ भी नहीं था। अब देखो ये जो बट है ये इसका ऑब्जेक्ट बनेंगे, चाहे ट्री हो या ट्रीज हो दोनों ही सही है। तो इसका ऑब्जेक्ट बने, सब्जेक्ट क्या बना, नथिंग। और आपको मैंने बताया कि नथिंग की जो वैल्यू है, नथिंग का होता है कोई भी चीज नहीं। अब कोई भी चीज नहीं इसका मतलब जीरो है, तो नथिंग की वैल्यू है जीरो, जीरो का मतलब सिंगुलर है। तो वर्ब भी कैसे यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी, प्लूरल यूज नहीं होगी। कहने का अर्थ है कि नथिंग बट या एनीथिंग बट वगैरह में जो बट का मीनिंग एक्सेप्ट होता है, इसके बाद वाला नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगी क्योंकि इसमें जो ये तो बाद वाले तो बनेगा ऑब्जेक्ट और ये बनेगा सब्जेक्ट, तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। नथिंग या एनीथिंग दोनों वर्ड सिंगुलर है तो वर्ब का प्रयोग हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, राकेश along with his wife and children were present there।
अब देखिए दोस्तों, along with है, इससे जुड़े हैं राकेश और हिज वाइफ और चिल्ड्रन जुड़े हैं। और ये वब आई है तो वब किसी न किसी सब्जेक्ट के अनुसार यूज हुई होगी, तो हमें वो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट है क्या। तो देखिए along with में जो विद प्रेपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। और याद रखना दोस्तों, इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन तो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों एंड के दोनों तरफ या तो सब्जेक्टिव केस होते हैं इधर भी और इधर भी, या फिर एंड के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं या दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं। अब दोस्तों ये तो ऑब्जेक्ट हमें पता लग गया क्योंकि विद के बाद है, तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा कि जो ये चिल्ड्रन है ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि एंड के इधर सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता तो यहां भी सब्जेक्टिव केस लगाते, यदि यहां ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता तो यहां भी ऑब्जेक्टिव केस लगाते। अगर वो नाउन का तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं क्योंकि नाम का कोई केस तो बनता नहीं है, सेम रहते हैं। सब्जेक्टिव केस भी राम का राम ही लिखेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखोगे तब भी, चिल्ड्रन को सब्जेक्ट के रूप में लिखोगे तब भी चिल्ड्रन रहेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में तब भी चिल्ड्रन रहेगा। इसी प्रकार से दोस्तों along with का ऑब्जेक्ट बना हिज वाइफ, और ये ऑब्जेक्ट है तो एंड के इधर वाला भी ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये भी विद का ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये विद से कैंसिल क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी वर्ब लगती नहीं है, तो इसका मतलब हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना, तो सब्जेक्ट है रिमेनिंग वर्ड राकेश। अब दोस्तों राकेश किसी का नाम है तो ये सिंगुलर वर्ड है, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो यहां यूज होगा वॉच। देखिए दोस्तों, ईच बॉय गर्ल मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग सेवरल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस अप्रोर एट द इरेगुलरिटी। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो है ईच बॉय गर्ल मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग, अब देखो इंक्लूडिंग दोस्तों यहां पर प्रेपोजिशन है, तो सेवरल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस नाउन तक का पार्ट, ये नाउन है, और जो सेवरल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस नाउन है, इसकी जो सोशल और जो सेवरल है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि वो अनेक सोशल सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिए दोस्तों जो इंक्लूडिंग जो प्रपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट बनेगा सेवरल सोशल ऑर्गेनाइजेशन यहां तक, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के रूप में बचे क्या, ईच गर्ल मैन, यहां तक वुमेन तक बचा आपका सब्जेक्ट। और आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया गया था दोस्तों कि ईच से एक नाउन सिंगुलर हो या दो नाउन सिंगुलर जुड़े या तीन सिंगुलर नाउन जुड़े या तीन से अधिक सिंगुलर नाउन जुड़े और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो दोस्तों ईच आपका सब्जेक्ट है इसमें, तो ईच से जुड़ी हुई नाउन हो तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब और प्रोनाउन दोनों कैसे यूज होंगे, सिंगुलर यूज होंगे। तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट ईच है आपका और ईच के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, तो सिंगुलर वर्ब बनाएंगे तो वर्ब के साथ क्या लगाएंगे भाई, एस और ईएस, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ही लाइक हिज फ्रेंड्स इज एम आर वेरी हैप्पी। अगर दोस्तों ये वर्ब होती तो आपको पता है ही के अकॉर्डिंग लाइक्स होता। दूसरी बात कि ये सब्जेक्ट ये वर्ब अगर होती तो ये ऑब्जेक्ट होता, तो ये फिर किसके लिए यूज हुई है, समझ रहे हो नहीं, इसका मतलब वर्ब नहीं है ये, क्योंकि वर्ब तो यहां यूज हो रही है, इसका सब्जेक्ट नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट ही है। तो कहने का अर्थ है कि ही आपका सब्जेक्ट है, ये एक प्रेपोजिशन है। यहां लाइक का अर्थ है तरह, पसंद करना नहीं, इसका अर्थ तरह। He like his friends is are very happy। तो दोस्तों ये like preposition नहीं है तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इससे कैंसिल है क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार कभी वर्ब लगती नहीं है, तो वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। तो यहाँ इसका प्रयोग सही होगा क्योंकि एम केवल आई के साथ और आर का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है, तो यहाँ एम और आर यूज नहीं होंगे, क्या यूज होगी, इज, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही है और ही के अकॉर्डिंग यूज होगा हिज, इज। The central government formed by different political parties is expected to do well। अब यहां पर देखिए दोस्तों, formed by एक फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज,
तो फॉर्म्ड एक वर्ब है और वर्ब के बाद जब प्रपोजिशन लगती है तो इसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो फॉर्म्ड बाय में बाय प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद जो नाउन आएगी वो इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट लाएगी। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, नाउन तक, यहां तक इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस बाय से कैंसिल हो गई यहां तक, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी वर्ब लगती नहीं है। तो सब्जेक्ट बचा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, और दोस्तों आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट सिंगुलर वर्ड है। अब ये सिंगुलर है तो वर्ब का प्रयोग भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो इसका प्रयोग सही है, एम और आर रॉन्ग है। सो आई होप दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप भली बात समझ पाए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 8 की तरफ, कि जब दो नाउन और जो प्रोनाउन नीदर और नॉर से जुड़े, नीदर और नॉर से जुड़े, या फिर ईदर और से जुड़े, या फिर नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जुड़े। तो देखो एक तो नाउन प्रोनाउन यहां होगा, एक इन नॉर या और या बट ऑल्सो के बाद होगा। तो देखिए दोस्तों, या फिर नॉट के बाद होगा या फिर बट के बाद होगा। तो देखिए दोस्तों इन सभी में जो वर्ब का जो प्रयोग है और जो प्रोनाउन का जो प्रयोग है वो अपने नजदीक वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होता है। देखिए दोस्तों कि जब दो नाउन जुड़ी हुई हो, किससे, नीदर नॉर से, कहने का एक से पहले नीदर और दूसरे से पहले क्या हो, नॉर हो, या फिर एक से पहले ईदर हो तो दूसरे से पहले क्या होना चाहिए, और पेयर भी देखो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए कि नीदर के साथ नॉर का पेयर होना चाहिए, एक के साथ ईदर है तो दूसरे नाउन से पहले क्या होना चाहिए, और एक नाउन से पहले नॉट ओनली है तो सेकंड से पहले बट ऑल्सो होना चाहिए, एक से पहले नॉट है तो बट। अब देखिए दोस्तों वर्ब का जो प्रयोग है वो अपने नजदीक वाले नाउन के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है, नजदीक वाले नाउन के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब वर्ब के नजदीक ये सेकंड नाउन प्रोनाउन है या फिर फर्स्ट नाउन प्रोनाउन है। तो देखिए दोस्तों हम यहां से देखेंगे तो वर्ब के जो नजदीक है ये सेकंड वाली है। तो आप कह सकते हैं कि जो नॉर के बाद आती है या और के बाद या बट ऑल्सो के बाद या बट के बाद जो नाउन प्रोनाउन यूज की जाती है वो आपका सब्जेक्ट है वर्ब का, तो उसके अनुसार जो है वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहां पर जो ये सेकंड नाउन जो है यदि ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज होंगे, वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज होंगे। और यदि ये सेकंड आने वाले नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी और प्रोनाउन भी प्लूरल यूज होगा। फिर से समझते हैं दोस्तों कि जब दो नाउन या प्रोनाउन ईदर और से जुड़े, नीदर नॉर से जुड़े, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े या नॉट बट से जुड़े, तो वर्ब का प्रयोग वर्ब अपने नजदीक वाले नाउन या प्रोनाउन, या हम कह सकते हैं नॉर और बट ऑल्सो, और बट के बाद जो नाउन प्रोनाउन यूज होती है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि ये सेकंड वाली नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी और प्रोनाउन भी सिंगुलर, और यदि सेकंड वाली नाउन प्लूरल है तो वर्ब और प्रोनाउन का प्रयोग भी प्लूरल होगा। यदि ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, यदि ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। तो आइए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। Either Ram or his friends, either Ram or his friends is or are absent today। तो देखिए दोस्तों यहां पर राम और उसके फ्रेंड्स हैं, ये जुड़े हुए हैं ईदर और से। तो हम देखते हैं दोस्तों यहां पर कि पेयर तो ठीक है कि एक नाउन से पहले ईदर है तो दूसरे से पहले और है, तो इसमें इसका मतलब इसमें तो कोई एरर है नहीं, और तो सही लगा हुआ है। यदि यहां पर ईदर होता यहां पर नॉर होता तो पेयर आपका रॉन्ग होता। इसका मतलब पेयर तो जो है आपका वो करेक्ट है बिल्कुल।
अब देखते हैं कि जो नाउन वर्ब के नजदीक है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया है या नहीं। तो देखो वर्ब है ये और इसके नजदीक क्या है भाई, सेकंड वाली नाउन, क्योंकि ये तो दूर पड़ती है भाई। तो इसके नजदीक है इज फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपको पता है कि प्लूरल नाउन है तो वर्ब का प्रयोग भी प्लूरल होगा, तो इस गलत है क्या होगा, आर का प्रयोग। तो इधर राम और हिज फ्रेंड्स आर एब्सेंट टुडे। नेक्स्ट देखिए, नॉट मोहन बट हिज फ्रेंड्स blank space is MR coming to see me. Not Mohan but his friends is MR coming to see me. देखिए दोस्तों, नॉट मोहन, इसका मतलब मोहन तो नहीं आ रहा है, तो नॉट मोहन के साथ है जिसके साथ नॉट लगा होता है जिस नाउन से पहले, इसका मतलब वो तो आपका सब्जेक्ट है ही नहीं, इसका मतलब सब्जेक्ट ये तो नहीं है। तो सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स, और हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होगा, तो यहां आर जो है सही होगा, इज और एम गलत है आप। तो आई होप दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप भली बात समझ पाए हैं। एक विशेष बात है कि जब भी आप इधर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो इनका यूज करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले, या किसी एडजेक्टिव से पहले, या किसी वर्ब से पहले, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो। कहने का अगर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां होगी, यहां पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वहां भी यही पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कहने का अर्थ है दोस्तों कि इधर यदि नाउन या प्रोनाउन से पहले लगा हुआ है, देखो नाउन प्रोनाउन में से दोनों है ना यूज हो सकते हैं, क्योंकि नाउन के यूज स्थान पर हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। यदि नाउन या प्रोनाउन से पहले है इधर, तो और भी नाउन प्रोनाउन से पहले हो सकता है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन एक साथ यूज किए जा सकते हैं, ठीक है ना। यहां नाउन हो सकता है, यहां प्रोनाउन हो सकता है। लेकिन देखिए यहां पर एडजेक्टिव है तो यहां भी एडजेक्टिव होगी, यहां पर वर्ब है तो यहां भी वर्ब होगी। तो कहने का अर्थ है दोस्तों कि इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सभी जो पेयर हैं ये किसी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले यूज किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। नॉट ओनली सरिता dances well but also sings well। अब देखिए दोस्तों यहां पर कि नॉट ओनली का प्रयोग जो है वो तो किससे पहले है, नाउन से पहले, किसी नाम से पहले है, जबकि बट ऑल्सो का जो प्रयोग है वो किसी वर्ब से पहले, सिंग्स वर्ब है, सिंग, सैंग, संग वर्ब है, एसओएस लगा इसका वो सिंगुलर वर्ब है। तो देखिए दोस्तों कि इसका कॉम्बिनेशन जो है वो सही नहीं हुआ, कि नॉट ओनली यदि नाउन से पहले तो बट ऑल्सो का प्रयोग भी क्या होना चाहिए था, नाउन से पहले। तो इसको दोस्तों सही करने के लिए हम क्या करें कि ये सेंटेंस सही हो जाए। तो देखिए दोस्तों नाउन तो इसमें एक ही है कि हम दो नाउन होती तो हम एडजस्ट करते कि नॉट ओनली और बट आल्सो का प्रयोग भी नाउन से क्या होना चाहिए, पहले। तो यहां पर हम देखेंगे कि दोस्तों वर्ब तो दो हैं, इसका मतलब एक वर्ब से पहले नॉट ओनली फिक्स करेंगे और एक से पहले बट आल्सो, तो सेंटेंस को करेक्ट बना देंगे हम। तो सही सेंटेंस होगा दोस्तों, सरिता नॉट ओनली dances well but also sings well।
अब देखो बट ऑल्सो का प्रयोग भी वर्ब से पहले है और नॉट ओनली का प्रयोग भी वर्ब से पहले। कहने का अर्थ है दोस्तों ये सभी पेयर सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले यूज किए जाते हैं। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को भली बात समझ पाए हैं। तो आप चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो दोस्तों नाइन्थ कॉन्सेप्ट है कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद हु, विच, दैट हो। तो देखिए दोस्तों हु, विच, दैट, हुएवर, ईटीसी एटसेट्रा ये सभी जो है किसी नाउन और प्रोनाउन के बाद यदि यूज होते हैं तो ये सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। ये सेंटेंस के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ते हैं। एक सेंटेंस के एक पार्ट का दूसरे पार्ट से रिलेशन को कनेक्ट करते हैं, इसलिए इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। और रिलेटिव प्रोनाउन है उनसे पहले जो नाउन और प्रोनाउन यूज होती है वो इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती शब्द कहलाते हैं। उससे पहले जो नाउन प्रोनाउन यूज हुआ हु का पूर्ववर्ती शब्द एंटीसीडेंट, विच से पहले तो विच का एंटीसीडेंट और दैट से पहले तो दैट का एंटीसीडेंट होगा। तो कहने का अर्थ है कि हु विच दैट से पहले जैसा एंटीसीडेंट है वैसे ही वर्ब होगी। वर्ब का प्रयोग है वो अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट होगा। अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट कहने का अर्थ है यदि एंटीसीडेंट यदि पूर्ववर्ती शब्द हु विच दैट से पहले वाला शब्द यदि सिंगुलर है तो वर्ब का प्रयोग भी सिंगुलर होगा। यदि पूर्ववर्ती शब्द प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग भी प्लूरल होगा। आइए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। इट इज आई हु एम टीचिंग यू इंग्लिश। देखिए दोस्तों यहां हु से पहले आई यूज हुआ तो आई के अकॉर्डिंग क्या यूज किया हमने? एम। यदि यहां पर इज होता तो रॉन्ग होता, आर होता तो रॉन्ग होता। क्योंकि दोस्तों हु का जो एंटीसीडेंट है वो आई है और आई एक सिंगुलर है प्रोनाउन, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है। तो इज एमआर में से यूज करें तो एम के साथ केवल आई ही यूज होती है या आई के साथ केवल एम का ही यूज होता है इज एमआर में से। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट प्ले और प्लेज वेरी वेल। मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट प्ले या प्लेज वेरी वेल। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मोहन is one of the players Mohan is one of the players who play cricket या प्लेज क्रिकेट। मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट प्ले या प्लेज वेरी वेल। मोहन इज वन ऑफ द प्लेयर्स, यहां बेस्ट प्लेयर या वन ऑफ द प्लेयर्स हु प्ले या प्लेज क्रिकेट। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमने दैट का यूज किया, यहां पर हमने हु का यूज किया। तो देखिए दोस्तों
सबसे पहले हम देखें कि मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। अगर यहां पर दैट या हु नहीं होते तो हम यूज क्या करते, एक और एग्जांपल लेते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ब्लैंक स्पेस माई सन इज MR। देखिए दोस्तों, इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। थर्ड सेंटेंस में दोस्तों हमने रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया है, जबकि फर्स्ट और सेकंड में हमने किसका प्रयोग किया है, रिलेटिव प्रोनाउन का। तो पहले हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस को, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इज माई सन, कि बेस्ट प्लेयरों में से एक जो है वो मेरा क्या है, बेटा है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर वो प्रपोजिशन इसके बाद वाला तो ऑब्जेक्ट बनेगा इसका, तो सब्जेक्ट वन है और वन के अकॉर्डिंग इज का यूज होगा, तो इज सही है, एम और आर रॉन्ग है यहां पर। अब देखो दोस्तों, इन फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। मोहन इज, तो दोनों में मोहन के अकॉर्डिंग इज है, तो मोहन के अकॉर्डिंग इज यूज हुआ, मोहन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर है। अब यहां से देखते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स और वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन यूज होती है, तो दोनों में सही है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स भी सही है, वन ऑफ द प्लेयर्स भी सही है, क्योंकि एडजेक्टिव यूज की यहां पर एडजेक्टिव यूज नहीं की, तो दोनों सही है। क्या आप एडजेक्टिव के साथ भी लिख सकते हो, बिना एडजेक्टिव लिख सकते हो, जैसे आपको मीनिंग कन्वे करना है ऐसे आप लिख सकते हो कि प्लेयरों में से या बेस्ट प्लेयरों में से, ये आप कैसे भी मीनिंग कन्वे करना चाहते हो वैसा लिख सकते हो। अब यहां देखो दैट यूज हुआ या हु। अब देखिए दोस्तों कि पर्सन के लिए जो प्रोनाउन है वो यूज किया जाता है हु, लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री के साथ वो पर्सन वाला नाउन दिया हो तो वहां हु की जगह यूज करते हैं दैट। क्लियर है दोस्तों? यहां ओनली प्लेयर्स है तो इसलिए हु यूज किया, क्योंकि प्लेयर्स एक पर्सन का नाम है, पर्सन है, तो पर्सन के लिए यूज, पर्सन में प्लेयर पर्सन ही होंगे, किसी व्यक्ति होंगे, तो उसके लिए हु यूज किया। यहां पर प्लेयर पर्सन है लेकिन उसके साथ बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री यूज की है, तो दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री के साथ दैट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो दैट है वो एक फॉर्म होती है द की, जो द आर्टिकल है उसकी फॉर्म की तरह होती है, तो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज की जाती है। तो ये दो प्लेयर से ये पर्टिकुलर बन गए, आपका बेस्ट लगाते हैं, इसलिए यहां पर क्या यूज किया, दैट। तो देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हु विच दैट से पहले जैसी नाउन वैसे ही वर्ब यूज होगी। तो प्लेयर्स प्लूरल है तो यहां पर प्लूरल वर्ब यूज होगी, प्ले, क्योंकि वर्ब के साथ एस और यस तो वर्ब सिंगुलर बनती है, तो ये तो सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो आपका एंटीसीडेंट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी, ये सही है, ये गलत है। इसी प्रकार से मोहन इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु, तो यहां पर भी क्या यूज होगा, प्ले प्लूरल, क्योंकि हु का एंटीसीडेंट भी प्लेयर्स है, तो यहां पर प्ले यूज होगा, प्लेज यहां पर भी रॉन्ग है आपका। तो आई होप दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप भली बातें समझ पाए हैं। आइए इसे से रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे हम समझते हैं कि जब एक नाउन या प्रोनाउन हो उसके बाद ऑल्सो हो, उसके बाद यहां पर कोई वर्ब हो, फिर से कोई नाउन प्रोनाउन हो, और फिर यहां पर वर्ब का प्रयोग करना हो, तो फिर यहां पर वर्ब का प्रयोग करना हो, और इनके बीच में रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट। तो देखिए दोस्तों कि ये वाला नाउन प्रोनाउन इसका एंटीसीडेंट का काम करेगा, या ये वाला नाउन प्रोनाउन इस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट का काम करेगा। तो देखिए दोस्तों, जब दो नाउन प्रोनाउन इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज हो तो जो एंटीसीडेंट का काम है वो ऑल्सो से पहले आने वाला नाउन प्रोनाउन करता है। अगर ये नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। दे also serve the nation who work or works for the betterment of the poor, for the
betterment of the poor। देखिए दोस्तों, they also serve the nation who work or works for the betterment of the poor। तो देखिए दोस्तों, यहां पर they also serve the nation, तो यहां पर जो आपका जो ये सर्व जो वर्ब है, इसका सब्जेक्ट भी तो दे है, इसका मतलब ये तो ऑब्जेक्ट है इसका, ये तो इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब सर्व को कम करने वाला जो है, सर्व करने वाला भी दे है। ऑल्सो का मतलब ये इस वर्ब से पहले, इसका मतलब एक काम और भी कर रहा है, इसका मतलब एक वर्ब और है जो दे करने वाला है। इसका मतलब ऑल्सो ये इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो सर्व वर्ब है एक एक्स्ट्रा वर्ब और भी है जो दे ही, ठीक है ना, जो दे ही कंप्लीट करेगा। तो दे क्या कर रहा है कि दे ऑल्सो सर्व द नेशन, वो नेशन को भी सर्व करते हैं। जो क्या करते हैं, तो हु का जो एंटीसीडेंट है, अब देखो हु पर्सन के लिए यूज होता है, तो नेशन तो इसका एंटीसीडेंट होता नहीं, क्योंकि नेशन तो पर्सन है नहीं। तो पर्सन क्या है, दे, इसका मतलब दे है इसका एंटीसीडेंट, तो दे के अकॉर्डिंग यूज होगा। तो दे प्लूरल है तो वह भी प्लूरल यूज होगी। तो यहां पर वर्क सही है, वर्क्स गलत है। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को भली बात समझ पाए हैं। आइए दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जब दी ओनली वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हो और फिर वर्ब का प्रयोग करना हो, तो क्या दोस्तों ये प्लूरल नाउन इसका एंटीसीडेंट होगी इस वर्ब का? नहीं दोस्तों, अगर हमने ओनली वर्ब यूज किया है तो दोस्तों इसका जो एंटीसीडेंट है रिलेटिव प्रोनाउन का वो वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन। और दोस्तों वन इज ऑलवेज सिंगुलर, वन हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब का प्रयोग भी हमेशा सिंगुलर यूज होगा। वर्ब का प्रयोग भी हमेशा कैसे यूज होगा? सिंगुलर यूज होगा। तो आइए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर और इज वर्थ रीडिंग। देखिए दोस्तों, यदि यहां पर ओनली नहीं होता तो दोस्तों नॉवेल्स के अकॉर्डिंग आपका यूज होता आर, क्योंकि यहां अगर ओनली नहीं होता तो आपका जो सब्जेक्ट है, सॉरी जो एंटीसीडेंट है वो नॉवेल्स होता। लेकिन यहां पर आपका सब्जेक्ट वन है, वो किसकी वजह से है? ओनली की वजह से, कि ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, कि इसका मतलब नॉवेल्स में से एकमात्र की बात कर रहा है, कि एकमात्र नॉवेल्स की बात कर रहा है। तो ये जो दैट जो यूज है वो किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ है? ओनली के अकॉर्डिंग। और दोस्तों ओनली के बाद भी जब आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो दैट ही यूज होता है। अब जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है वो ओनली के अकॉर्डिंग वन के लिए यूज हुआ है, इसका मतलब वन इसका एंटीसीडेंट है, और वन एंटीसीडेंट है तो दोस्तों वन सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होगा, ना कि आर का प्रयोग होगा। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 10th कॉन्सेप्ट की तरफ। सो दोस्तों 10th कॉन्सेप्ट है आपका कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े, कि दो सिंगुलर नाउन ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर एंड एन स्टैंड्स फॉर नाउन। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े तो दोस्तों यदि केवल फर्स्ट के साथ आर्टिकल हो, इसका मतलब ये जो दोनों नाउन है वो किसी एक व्यक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं। किसके बारे में? एक व्यक्ति या एक वस्तु के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो इसका मतलब जब एक ही व्यक्ति है तो वर्ब का प्रयोग सिंगुलर होगा।
यदि एक से पहले आर्टिकल का यूज है तो केवल फर्स्ट से पहले। ये भी याद रखना दोस्तों, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं तो यदि एक के साथ आर्टिकल यूज करना हो तो केवल या तो फर्स्ट के साथ ही करेंगे। किसके साथ? फर्स्ट के साथ। अकेले सेकंड के साथ कभी नहीं होता। एक के साथ होगा तो केवल फर्स्ट के साथ या फिर दोनों के साथ, या हो कि एंड से जब दो सिंगुलर नाउन जुड़े, एंड से जब दो सिंगुलर नाउन जुड़े और यदि दोनों से पहले आर्टिकल हो, दोनों से पहले क्या हो? आर्टिकल का यूज हो, दोनों से पहले आर्टिकल का यूज हो। यहां पर भी आर्टिकल हो, फर्स्ट नाउन से पहले भी और सेकंड नाउन से पहले भी। तो दोस्तों यदि दोनों के साथ आर्टिकल, इसका मतलब दोनों व्यक्ति या जो वस्तु है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। क्योंकि दोस्तों आर्टिकल का प्रयोग होता है, जितनी नाउन उतनी ही आर्टिकल्स यूज किए जाते हैं। इसका मतलब यदि एक नाउन तो आर्टिकल भी एक यूज हुआ, तो फिर ये दो नाउन दे रखे लेकिन आर्टिकल एक यूज क्यों हुआ? क्योंकि इसका अर्थ हुआ कि ये दोनों मिलकर एक ही काम को कर रहे हैं। ठीक है ना? इसका मतलब ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, जिसकी दो विशेषताएं हैं कि दो ओहदों पर, दो पोस्ट पर काम कर सकता है। और ये दोस्तों यदि एक के साथ आर्टिकल है तो सिमिलर है क्योंकि एक ही है, और यदि दोनों के साथ आर्टिकल, इसका मतलब दो डिफरेंट व्यक्ति हैं काम को करने वाले। ठीक है ना? यहां पर एक ही व्यक्ति वस्तु के बारे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पर दो के साथ आर्टिकल, इसका मतलब दो डिफरेंट व्यक्ति या वस्तु है काम को करने वाले। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो वर्ब का प्रयोग है, एक के साथ आर्टिकल तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, और यदि दोनों के साथ आर्टिकल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आइए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे द प्रिंसिपल एंड द ट्रेजरर इज कमिंग या आर कमिंग हेयर। तो देखिए दोस्तों, द प्रिंसिपल एंड द ट्रेजरर इज कमिंग या आर कमिंग हेयर, तो कौन सा सही होगा? इज कमिंग या आर कमिंग? तो देखिए दोस्तों के प्रिंसिपल से पहले भी आर्टिकल का यूज हुआ है और ट्रेजरर सेकंड नाउन, इससे पहले भी आर्टिकल का यूज हुआ है। कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ी, दोनों से पहले आर्टिकल है, इसका मतलब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ट्रेजरर का काम करने वाला खजांची अलग व्यक्ति है और प्रिंसिपल जो है वो अलग व्यक्ति है, तो दोनों अलग अलग है। इसका मतलब दो आ रहे हैं तो आर कमिंग लिखेंगे दोस्तों, इज कमिंग आपका रॉन्ग है। इसी प्रकार से दोस्तों की ए ब्लैक एंड ए व्हाइट cow is grazing in the field। तो देखिए दोस्तों यहां पर एक ही नाउन के लिए यदि दो एडजेक्टिव यूज की जाती, यदि एक ही नाउन के लिए दो एडजेक्टिव यूज की जाती तो केवल एक के साथ आर्टिकल लगता। इसका मतलब अलग अलग एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये दो नाउन है, ये एक नहीं है, दो है। ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ का अर्थ है कि एक तो काउ ब्लैक एंड ए व्हाइट का अर्थ है कि व्हाइट है। इसका मतलब काउ कितनी है? दो है। तो काउ दो है तो क्या लिखेंगे? आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखो यहां पर दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन जो है वो बनता है कि सर यहां पर यदि दो काउ है तो काउज यूज क्यों नहीं किया? तो देखिए दोस्तों एन आर्टिकल का जो प्रयोग है वो किसके से पहले यूज किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। या यहां पर ए आर्टिकल इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहां पर सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले ही एन का प्रयोग करते हैं। अगर अकेली नाउन होती तो नाउन से पहले। देखिए दोस्तों जैसे ही इज a boy, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो तुरंत उससे पहले आर्टिकल यूज हुआ, और he is a good boy। अब यहां पर देखो नाउन है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले एन का प्रयोग किया जाता है। तो एन का प्रयोग तो केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, इसलिए यहां पर काउ आएगा। यदि यहां पर होता ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ, तब यूज होता दोस्तों इज ग्रेजिंग इन द
is grazing in the field, is grazing in the field। क्योंकि दोस्तों ए ब्लैक एंड व्हाइट का अर्थ है कि एक ही काऊ है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी, और ए ब्लैक एंड ए व्हाइट का अर्थ है कि दो काऊ है, एक तो ब्लैक और एक व्हाइट। तो ए ब्लैक मतलब एक तो ब्लैक है, ए व्हाइट का मतलब एक व्हाइट है, और यहां पर ए ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब एक ही काऊ है जो ब्लैक एंड व्हाइट है, जो दोनों मिक्स कलर की है। तो इसका मतलब एक काऊ है, तो इस ग्रेजिंग यहां पर करेक्ट है। तो आई होप दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए हैं। तो इसी से रिलेटेड एक एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आर्टिकल का प्रयोग यदि, जो हमने यहां पढ़ा कि दो एडजेक्टिव किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज हुई है, तो आर्टिकल भी केवल एक के साथ लगना चाहिए, क्योंकि वो एडजेक्टिव जो है हमने एक ही के लिए यूज किए हैं। क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के लिए होता है, यदि एक ही नाउन की है तो आर्टिकल भी एक आना चाहिए, क्यों नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों, राम इज ए पार्ट है सेंटेंस का, राम इज अ ब्रेव एंड अ स्ट्रॉन्ग बॉय। बी पार्ट ये सी पार्ट है और डी पार्ट है, नो एरर, कि सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यदि एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, तो जो आर्टिकल का प्रयोग है वो केवल फर्स्ट के साथ करते हैं, क्योंकि ये दोनों जो एडजेक्टिव है केवल एक ही व्यक्ति के लिए यूज होती, और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग भी तब करते हैं जब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नाउन दी गई हो उसके पीछे। तो देखिए, ब्रेव और स्ट्रॉन्ग के लिए जो नाउन दी है बॉय, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तभी एन का प्रयोग किया जाएगा। अगर ये बॉय नहीं होता तो एन एक के साथ भी नहीं लगता। क्लियर है दोस्तों, कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और उससे पहले एडजेक्टिव हो, तो आर्टिकल का प्रयोग तभी करते हैं एडजेक्टिव से पहले जब एडजेक्टिव के बाद नाउन हो। अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल नहीं है तो एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए, राम इज ए ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग बॉय, कि राम के बारे में बताइए, राम एक बॉय है और बहादुर भी है, स्ट्रॉन्ग भी। तो देखो, स्ट्रॉन्ग और बहादुर राम ही है, कोई अलग की बात कर रहे हैं। तो देखो, राम की तो बात करने की, राम ही तो ब्रेव है, राम ही स्ट्रॉन्ग बॉय है। तो दोनों जो एडजेक्टिव है, ब्रेव और जो स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, ये दोनों एडजेक्टिव किसके लिए यूज हुई है? राम के लिए। एक ही व्यक्ति के लिए यूज हुई है, तो आर्टिकल का प्रयोग भी फर्स्ट के साथ होना चाहिए, केवल फर्स्ट के साथ। एक के साथ लगेगा तो केवल फर्स्ट के साथ, दोनों के साथ तब लगेगा तो दोनों डिफरेंट पर्सन हो, तब दोनों के साथ लगता। तो यहां पर जो है, ये तो ए आर्टिकल सही है, लेकिन यहां पर ए आर्टिकल रॉन्ग है। तो आई होप दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप भली बातें समझ पाए हैं। सो आइए दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।